नमस्ते बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर जब यहाँ तक अपन ने पढ़ा दिया था कि राम वृक्ष बेनीपुरी है, वो पोखर तक जाते हैं और फिर वो उनके भक्ति को देखते हैं, भजन करते हैं, वो देखते हैं उनके मस्तक से, भगत के मस्तक से पसीना उभर आता है। इसके बाद यहाँ से जो है वो अलग है। फिर यहाँ से कि गर्मियों में उनकी संध्या मतलब होता है संध्या का टाइम, जो संध्याएँ अलग अलग पहर में होती है, जो सुबह होती हैं, दोपहर में भी होती है, शाम को होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं। तो संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। गर्मियों में जब उनके संध्या करते तो कितनी भी उमस होती, शाम को न शीतल करती। उमस भी शाम को न शीतल, भले भी कितनी भी उमस भरी हो, लेकिन फिर भी वो संध्या करना नहीं भूलते थे। और संध्या करके वो संध्या मतलब वो भजन कीर्तन, उस समय पर भजन कीर्तन करते थे ताकि उनको मन में शीतलता प्रदान होती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते थे वो। घर के आंगन में ही आसन जमा देते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते वहाँ पर। कुछ प्रेमी लोग होते हैं वो भी वहाँ पर जुट जाते, कि कुछ और भी लोग होते हैं जो उनके भजन में उनके इंटरेस्ट लेते थे, वो भी वहाँ पर जुट जाते थे। भगत वास्तव में भक्ति में इतने काफ़ी लीन थे। भगत बालगोविंद भगत के चरित्र के बारे में आपके आ सकता है, तो भगत के चरित्र के बारे में एक बात ज़रूरी है ये यहाँ कि भगत है वो गृहस्थी होते भी साधु की तरह जीते थे। गृहस्थी मतलब वो घर का पूरा काम करते, घर का बहुत सारा खेतों बाड़ी में ध्यान रखना, घर का भी ध्यान रखना। उनका बेटा भी जो था वो एक मंद बुद्धि का था। उनकी पुत्र वधू भी थी, बेटे की पत्नी भी थी। पत्नी काफ़ी सुशील थी और आज्ञाकारी थी, वो काफ़ी समझदार थी। लेकिन उनकी पत्नी, बाल गोविंद भगत की पत्नी के बारे में राम वृक्ष बेनीपुरी लेखक को नहीं पता। तो ये सब होते भी वो खेतों के बारे में ध्यान रखना, फिर साधना करना और घर के बारे में भी ध्यान रखना, ये सब किया करते थे और भक्ति को नहीं भूलते थे। इसलिए गृहस्थी रहते हुए साधु की तरह जीवन था उनका, कि भक्ति करना, तीनों संध्याएँ करना, सुबह शाम रात को भगवान की भक्ति करना, भजन कीर्तन करना, सुबह प्रभातिया करना, अधिकतर समय अनुसार सुबह सुबह भजन किया करना और फेरी करना। तो कुछ लोग उनके साथ इंटरेस्ट लेते थे, कुछ लोग भी और भी भजन करते थे, इसलिए इसमें रुचि रखते थे, इसलिए कुछ लोग साथ में जुट जाते थे। फिर यहाँ पर बताया कि खंजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती। ऐसे भी करताल मतलब ताली बजाने वाले और खंजड़ी बजाने वालों की भरमार हो जाती है आंगन में। धीरे धीरे बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं वहाँ पर। पहले के समय में वास्तव में ये था कि भक्ति भजन कीर्तन किया करना, खाली बैठे तो अक्सर भजन करना, ये सब ज़्यादा था, लेकिन अब काफ़ी कम है। और पहले के समय में किसी के आंगन में बैठे हैं तो वहाँ भजन कीर्तन करते हैं। चलो भजन शुरू कर दिया तो समय ज़्यादा, 3-4 घंटे 2-3 घंटे निकल जाते हैं, ऐसा पहले के समय में ज़्यादा था। फिर एक पद बाल गोविंद भगत कहते तो फिर उनकी जो प्रेमी मंडली है वो दोहराती। एक पद जो भजन की जो कवि बाल गोविंद भगत बोलते तो फिर उसकी जो मंडली है उस पद को दोहराती, उस भजन को दोहराती। ऐसे तेहराती, 3-3 बार बोलना होता तो तेहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, एक निश्चित ताल में ऐसे धीरे धीरे स्वर और भी ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल में, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते हैं। धीरे धीरे स्वर काफ़ी ऊंचा उठने लगता, एक निश्चित ताल में, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोता जो सुनने वाले जो उनके मन में भी ऊपर उठने लगते, उनका मन भी
काफ़ी आनंदित होने लगता। धीरे धीरे जैसे स्वर ऊंचा उठने लगते वैसे इसमें भजन में ऐसा होता है कि जैसे ऊंचे स्वर के भजन होते हैं तो और भी आनंद आता है। वैसे ही एक निश्चित ताल जम जाती है, एक निश्चित गति जम गई थी उनकी, और ताल स्वर के साथ साथ श्रोता जो सुनने वाले उनका मन और आनंदित हो गया था। फिर यहाँ पर बताया गया है कि धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता है और भजन गाते गाते मन में भजन गाते गाते मन जो है वो तन पर भी कभी कभी हावी हो जाता है। ऐसे होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में खंजड़ी बाल गोविंद भगत नाचने लग जाते हैं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाती है कि बाल गोविंद भगत है वो खंजड़ी लेकर नाचने भी लग जाते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो जाते हैं। उनके साथ ही ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनके साथ में ही बाकी जो हैं वो भी अपने तन और मन से नृत्यशील हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। ये पूरे में ये यहाँ पर बताया गया है कि उनकी काफ़ी जो भजन की स्थिति रहती है, जब उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो भी आ जाते हैं तो कैसी स्थिति होती थी। गर्मियों के समय में उमस भरी गर्मी रहती है, तब भी वो शाम के समय में आंगन में आ जाते हैं और अपने भजन के द्वारा शीतलता महसूस हो जाती है। उनको अपने आंगन में आसन जमा बैठते हैं और भजन शुरू कर देते हैं। वो जैसे ही भजन शुरू करते हैं तो कुछ प्रेमी लोग हैं वो अक्सर आ जाते हैं। अब ये रोजाना की स्थिति हो गई थी, क्योंकि कुछ लोग और भी थे जो उनके भजन को पसंद करते थे और भक्ति को पसंद करते थे। ईश्वर की भक्ति भी करनी चाहिए ऐसा भाव था। लेकिन बाल गोविंद भगत की तरह एकदम साधु की तरह नहीं थे भले, लेकिन फिर भी भगत के भजनों में और ईश्वर के प्रति कहीं न कहीं रुचि रखते थे। तो अपनी खंजड़ी और करताल ज़्यादा वहाँ संख्या हो जाती थी। एक पद बाल गोविंद भगत गाते तो दूसरी और मंडली भी बार बार दोहराती तिहराती। धीरे धीरे कभी ऊंचा स्वर होने लगता तो भगत लोग भी ऊंचा स्वर होने की करते शुरू कर देते थे। ऐसे धीरे धीरे मन तन पर काफ़ी हावी हो जाता था। ऐसे होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। बाल गोविंद भगत तो बीच में खंजड़ी लिए भी नाचने शुरू हो जाते हैं। ऐसे समय में सभी बाकी लोग हैं वो भी नृत्यशील हो जाते हैं। तो पूरा है वो संगीत के ओतप्रोत कैसी स्थिति रहती है, ये पूरा यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर ये है कि बाल गोविंद जो भगत हैं, ये दूसरे में यहाँ पर ये बताया गया है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। अब यहाँ पर ये होता है कि ये तो उनकी ये भजन किया करते थे, ठीक है। ये यहाँ पर नदी पे जा कर के स्नान करके फिर ऊपर नदी के ऊपर जो ऊंचा भाग रहता है वहाँ पर बैठ कर के फिर वो भजन किया करते थे। उसके बारे में फालतू राम वृक्ष बेनीपुरी को भी काफ़ी आश्चर्य होता था। इसमें फिर संध्या के समय भजन किया करते, ये सब अक्सर राम वृक्ष बेनीपुरी ने उनको देखा है। इसलिए उनके कैरेक्टर के बारे में काफ़ी अभिभूत हुए और फिर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर उनको काफ़ी आश्चर्यचकित होता है इस विशेष प्रकरण में। यहाँ पर विशेष प्रकरण बताया गया, यहाँ पर उन्हें काफ़ी आश्चर्य होता है कि उनकी संगीत में वास्तव में भजन करते हैं, लेकिन भजन करना भी अलग है और साधना भी एक अलग चीज़ है। उनकी साधना में वास्तव में विशेषता देखा गया तो उनकी साधना कितनी, तब उन्होंने देखा जब उनका बेटा मर गया था। जिस दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा था उनका, कुछ सुस्त और कुछ बोधा सा था। कुछ सुस्त था एकदम, कुछ बोधा सा था। बोधा सा था मतलब एकदम थोड़ा सा पागलपन जैसा था, कुछ पता नहीं चलना, कुछ काम नहीं कर पाना, ऐसी स्थिति थी, बीमार रहता था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत है वो उसे मानते थे, प्रेम करते थे। क्योंकि ऐसे लोगों को जो एकदम सुस्त होते हैं, बोधे होते हैं, ज़्यादा समझ में नहीं आता है, काम नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रेम की आवश्यकता होती है, तो सम्मान की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में बाल गोविंद भगत उन्हें इसीलिए मानते थे, उनका बेटा था। और उनकी समझ में ऐसे आदमियों को ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के से ज़्यादा हकदार होते हैं।
मतलब ऐसे जो लोग होते हैं वो निगरानी भी रखनी पड़ती है इन लोगों पर कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और ऐसे लोगों पर ध्यान भी रखना ज़रूरी है और प्यार भी देना ज़रूरी है, उनको मोहब्बत भी देना ज़रूरी है, उनको आदर भी देना ज़रूरी है। ऐसा उनके बेटे के प्रति उन्होंने देखा। काफ़ी समझदारी से बाल गोविंद भगत उनके साथ रहते थे, समझदारी से रहते थे। और फिर यहाँ पर कहाँ गया कि बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, बड़ी अच्छी सीधी सही विधि से शादी कराई थी अपने बेटे की। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। पतोहू मतलब पुत्र वधू है। पतोहू मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ है पुत्र वधू है। पुत्र वधू शब्द भी प्रयोग में आ सकता है, कभी कभी पतोहू शब्द भी आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो पतोहू बड़ी सुभग मतलब सुंदर और सुशील थी, सज्जनता भरी थी। घर की पूरी प्रबंधिका बन करके भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। जब तक यहाँ पर पतोहू नहीं थी तब तक भगत है वो जैसे तैसे करके अपने भक्ति में टाइम निकालते थे, क्योंकि भगत है वो खेतों में भी जाना होता था भगत को, फिर सुबह जल्दी उठना होता था, बच्चे का भी ध्यान रखना होता, बेटे का भी ध्यान रखना होता था, ये सब। लेकिन जब बेटे की शादी करा दी तो पत्नी उसकी बेटी पुत्रवधू जो काफ़ी अच्छी मिली थी, तो वो घर की पूरी प्रबंधिका बन गई थी। घर का पूरा मैनेज करना, घर गृहस्थी चलाना कैसे। बाल गोविंद भगत फिर वहाँ पर खेतों में जाते और भी भक्ति करते, ये था। लेकिन विशेषकर घर में पूरा देखना, खाना ना बनाना, ये सब पूरा पुत्रवधू ने संभाल लिया था। फिर एक दिन देखा गया उनका बेटा मर गया। अब यहाँ पर ख़ास बात आती है। यहाँ पर तो ये बात है कि उनका बेटा कैसा था और पुत्रवधू के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि उनका बेटा बीमार हो गया तो मर गया वो। इसकी खबर रखने वालों का तांता कहीं फुर्सत, किंतु कब किसको कहाँ फुर्सत मिली कि कैसे मर गया ये, तो ठीक है ना। लेकिन बाल गोविंद भगत का बेटा जो बीमार था और बेटा मर गया, इसकी खबर लोगों को ज़्यादा पता नहीं थी भले, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही लाती है। जब मौत हो जाती है तो सभी लोग आ जाते हैं। फिर हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। राम वृक्ष बेनीपुरी ने भी ऐसा सुना, सभी लोगों ने सुना। कुतूहलवश उनके घर गया। फिर यार मैं भी आश्चर्यचकित हो गया और चलो यार उनके घर जाना पड़ेगा। उनके घर गए, देखकर दंग रह गया मैं, काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया मैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वो क्या स्थिति उन्होंने देखी। वो आश्चर्यचकित हो गए उनके घर जा कर के। तो ऐसा क्या देखा, बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। बेटे को आंगन में लिटाकर उन्हें लिटा दिया गया था बेटे को, और सफ़ेद कपड़ा ढक दिया गया था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, वैसे खेतों में उधर उधर आंगन में भी कहीं लगा दिए। उन फूलों को उन्होंने तोड़ करके उन पर बिखरा दिए थे, उन सफ़ेद कपड़े पर बिखरा दिया था। फूल और तुलसी दल भी था। तो तुलसी दल मतलब तुलसी के पत्ते भी और फूल भी बिखरा दिए। सिरहाने पर एक चिराग जला रखा था। सिरहाने मतलब सिर के पास में एक चिराग मतलब दीपक जला रखा था। और फिर वो क्या करते हैं, कैसी स्थिति थी उनकी, जो वास्तव में बाल गोविंद भगत को देख करके यहाँ पर इनको आश्चर्य होता है, लेखक को काफ़ी आश्चर्य हो गया था। तो ऐसी क्या स्थिति को देखकर आश्चर्य हो गया था, ये अपन बाद में पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे। पर यहाँ पर ये बताया गया इसमें कि कि ये देखो, पहले में ये बताया गया यहाँ पर कि उनके गर्मियों के समय में जब संध्या का टाइम होता है, अक्सर संध्या 3 टाइम भी होते हैं, सुबह, दोपहर होती है, रात को भी होता है, और शाम के टाइम पर मतलब, और ऐसे 3-4 टाइम होती है। तो संध्या मतलब संध्या के समय जब वो भजन किया करते थे, आंगन में आसन बिछा देते, सभी लोग आ जाते, सभी लोगों की संख्या बढ़ जाती,
और ताल ऐसे जम जाती धीरे धीरे कि बाल गोविंद भगत नाचने लग जाते कभी कभी, तो सभी लोग नाचने लग जाते। यहाँ पर ये पूरा नृत्यशील जो तरीका है वो बताया गया है। इसके बाद यहाँ इसमें ये बताया गया है, कि यहाँ तक इसमें ये है कि बाल गोविंद भगत जो है, उनका बेटा जो मर गया था, तब लेखक को उनकी साधना के बारे में पता चला कि वास्तव में बाल गोविंद भगत की आध्यात्मिक साधना वास्तविक क्या है। और यहाँ पर फिर ये देखा गया कि बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त था, बूढ़ा सा, तो थोड़ा पागल जैसा था, ज़्यादा पता नहीं चलता था, काम नहीं कर पाता था। बाल गोविंद भगत ही अकेले अकेले पूरा गृहस्थी संभालना, भक्ति करना, घर पर भी संभाला करते थे। लेकिन जैसी बेटे की शादी करा दी थी सुंदर पुत्र वधू थी, सुशील थी, तो वो घर का पूरा काम संभाल लेती थी, जिसके कारण से बाल गोविंद भगत थे वो थोड़ा भक्ति ज़्यादा कर पाते थे। और इसकी खबर बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। अब जैसे जैसे लोगों को पता चला वैसे लोग आए, और बाल गोविंद भगत थे वो एक आंगन में चटाई पर लिटा के रखा था, सफ़ेद कपड़ा ढाक रखा था, कुछ फूल और तुलसी पत्ते लगा दिए थे, सिरहाने में एक दीपक चिराग लगा रखा था। अब आश्चर्य किस बात का होता है लेखक को? ऐसा कौन सी बात थी जो आश्चर्य होता है, जो उनकी असली साधना दिखती है? ये विशेष बात है यहाँ पर। वास्तव में इस लेसन की इम्पोर्टेंस ही यहाँ पर ही दिखती है ज़्यादा। ये अपन बाद में देख लेंगे। धन्यवाद।